हेलो बच्चों, मैं कपिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उजास करियर इंस्टीट्यूट पे। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 12th के लिए बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं। दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2027 की जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये लाइव क्लासेस YouTube पर हैं आप लोगों के लिए। कल हम लोगों ने बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 के बारे में, जहां हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, किस तरह से हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी क्या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं और किस बेसिस पर हमने सॉल्यूशंस को कैटेगराइज किया था। क्लियर है? तो जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को मिस कर चुके हैं, बेटा आप जाकर इसी चैनल पर लेक्चर नंबर 1 देखें, देन लेक्चर 2। जब सीक्वेंस में देखते हो तो कनेक्टिविटी बनती है। क्लियर है? चलो तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। अगेन वेलकम बैक। ठीक है, पेन पेपर निकाल लीजिए। ऐसे अगेन मैं वही बात बोलूंगा, कहानी नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल रही है कि जिसको आप देखोगे सुनोगे नहीं। पेन पेपर लेकर बैठिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि यहीं इसी चैनल पर मैं आप लोगों को अप टू एडवांस लेवल तक देने वाला हूं। ठीक है, जेई मेंस हो गया, एडवांस लेवल हो गया, ये सब आपको यहीं मिलेगा। अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, थोड़े लोअर टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सब यहीं देखेंगे। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो आप लोग कल का लेक्चर अगर आप लोगों को याद होगा तो जहां से मैंने कल का लेक्चर एंड किया था उसी से मैं शुरू करूंगा। और आप लोगों को मैंने कल जाते जाते एक होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है, लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें और उसमें लास्ट क्वेश्चन ट्राई करें और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पर आइएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो ये कहानी है लेक्चर नंबर 1-2 के बारे में। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लेक्चर नंबर 1 में मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, स्ट्रेंथ, पीपीएम, पीपीवी, इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इस चैप्टर में आती है, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं बेटा आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हो। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, आप लोगों को मैं बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, जीरो भी नहीं माइनस से उठाऊंगा। मैं ऐसा मानकर चलूंगा कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हो, आपको जो सीखना है यही सीखना है। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक्स है जो आज हम कवर करेंगे। देखो, ये लिख तो दिए जाते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों की स्पीड के साथ भी हमें मैच करना होता है। तो ये जो टॉपिक्स है धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे। ठीक है, ये था बेटा वो होमवर्क जो मैंने आप लोगों को दिया था। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया है वो इसको ट्राई कर लो अभी पॉज करके, और अगर ट्राई कर लिया है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी था, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, थोड़ा भी सोचते तो आपका काम हो जाता। उसने बोला है हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है ये तो सब लोगों को पता है, C6H12O6। अगर आप बात करोगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास के बारे में तो मोलर मास जो हो गया बेटा दैट इज 180 ग्राम पर मोल, और 180 यू भी आप सिंपली लिख सकते हो। इज रिक्वायर्ड टू डिजोल्व 500 ml वाटर, 500 ml पानी में डाल दिया भाई, अच्छी बात है। टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर। कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ, क्या एक ऐसा सॉल्यूशन बनाओ जिसमें हम ग्लूकोज डालें। कितना ग्लूकोज डालें 500 ml वाटर में कि जो सॉल्यूशन बने उसकी डेंसिटी इतनी हो और मोलैरिटी 2 हो जाए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल है। जो भी आप जितना भी अमाउंट आप ग्लूकोज का डाल रहे हो उसको मान लेंगे x, कि भाई लेट सपोज x ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml वाटर। तो बेटा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी का एक जनरल फॉर्मूला या मोलैरिटी का एक फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को बताया था कल की क्लास में मैंने। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां पर ग्लूकोज है। ठीक है, नीचे आता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आप ml में पुट करते हो तो दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है ये कहानी? अब सुनना जरा ध्यान से। मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप बोलोगे कि सर मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। मास ही तो कैलकुलेट करना है, तो मान लेते हैं ग्लूकोज का मास, लेट x ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का x ग्राम मान लिया मैंने, याद रखना x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। x ग्राम ग्लूकोज कैलकुलेट डिसॉल्व कराया मैंने किसमें, 500 ml वाटर। तो सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे। ग्लूकोज के मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास इज 180 अपॉन, नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहां है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? देखो, आप सिर्फ ml देख के मत सोचा करो कि बस हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। आप पढ़ो क्या बोल रहा है।
वो तो ये कह रहा है 500 ml वाटर में डाला है, एंड वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़े या मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत पड़े, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है तो बस मैं जैसे कि बोलता भी हूं बच्चों को ना कि गरीबों का सहारा डेंसिटी हमारा, बस वही वाली बात करनी है आपको। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। अगर आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा। तो यहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी। नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, कल भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें बताया था मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो क्या है वाटर, डिवाइड बाय डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.2 ग्राम पर ml। अच्छा एक बात बताओ, ग्लूकोज का मास यही तो आपने x माना था, अरे यही तो x ग्राम माना था, प्लस नाउ मास ऑफ वाटर कहां से लाओगे, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर पता है। और बेटा आपको याद रखना जब भी हम बात करते हैं प्योर वाटर की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, आपको पता होनी चाहिए दैट इज 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम पर ml का मतलब है पर ml में 1 ग्राम, यानी पर ml का मास जो है वो 1 ग्राम है। अच्छा तो 500 ml का मास क्या हो जाएगा, तो सर सेम ही होगा 500 ग्राम। तो ये पूरी कहानी आ गई मास ऑफ सॉल्यूशन की, डिवाइड बाई 1.2, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस में आएगा बेटा, ये ml में आएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी आपकी है ग्राम पर ml और मास है ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट होगा तो सिंपली आपको वॉल्यूम मिलेगा ml में। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, उठा के हम सिंपली यहां रख सकते हैं। बोलो भाई कितना है, x प्लस 500 डिवाइड बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1000। और ये क्वेश्चन में मोलैरिटी बोलता है कि सॉल्यूशन बनाओ जिसकी मोलैरिटी 2 हो जाए। लो बेटा हो गया खत्म। अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा कोशिश करता हूं मैं ना, ये 1.2 ऊपर जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई होगा 1200, तो 1200 x बनेगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 180 x इंटू 2 हो जाएगा 360 प्लस, और ये कहानी कितनी बनेगी, ये कहानी बनेगी आपकी 500 इंटू 2 18 इंटू 10 टू दी पावर 4। कैलकुलेशन एक बार अपने लेवल पे भी चेक कर लिया करो बेटा, है ना। ठीक है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं बट आप भी अपने लेवल पे कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं होता है। मैं आपको बताऊं जेई जो है ना, लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जेई कैलकुलेटिव हो चुका है, मतलब अब वो सिंपल डिजिट्स वाले कैलकुलेशन नहीं देता, वो पॉइंट्स वाले फ्रैक्शन वाले में भी खेलता है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन को करते हो तो आप कैलकुलेशन पूरी करके आंसर तक जाओ, क्योंकि जब आप आंसर निकालते हो तो वो कॉन्फिडेंस देता है ना। तो इस पूरी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 2 3 4 डिवाइड बाई x निकाल रहा हूं ना मैं, तो 1200 माइनस 360 ये कितना हो जाएगा बेटा 840 आएगा ना, बहुत बढ़िया। और यहां से आप x निकाल लोगे, जब आप इसको x को सॉल्व करने जाओगे बेटा तो ये नियर अबाउट देखो मेरे को दिख रहा है ध्यान से, अगर आप इसको 900 मान लो तो ये 200 के अराउंड होगा, है ना। स्मार्ट कैलकुलेशन, सोचो ना अगर नीचे 900 होता तो 900 से डिवाइड करते तो ये अराउंड 200 आता, अराउंड क्या 200 ही आता। बट ये 8 नीचे क्या है, नीचे नंबर कम है तो 200 से ज्यादा आएगा, तो मान लेते हैं नियर अबाउट जो आता है वो 215 ग्राम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बेटा एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मैंने अप्रॉक्स लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हाँ कैलकुलेटर से नहीं, पेन पेपर लेकर बैठे हो आप, कैलकुलेट करोगे खुद से। चलो भाई, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल कहानी थी, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ हमारी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो थी मोलैरिटी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अच्छा उससे और भी क्वेश्चंस हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन मोलैरिटी से आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मजा पता है क्या है, जब इंटर रिलेशन पढ़ते हैं हम लोग मोलैरिटी, इंटर रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म और इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मतलब आपको जब आप 4-5 तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, और वो क्वेश्चन होता है अच्छे लेवल का। अभी तो आपने पढ़ा ही मोलैरिटी है, तो उस पर मैं कितना ही अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूं, है ना, क्या ही बनाऊंगा। पर आप जब मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, मोल फ्रैक्शन तक पढ़ लोगे, उसके बाद देखना क्वेश्चंस, मजा आएगा, क्योंकि अब इंटर कन्वर्जन करवाएगा, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे देगा, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपसे आंसर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए सुनते जाओ, पहले ही कह रहा हूं, पहले 2 लेक्चर जो है, 2-3 लेक्चर बिल्कुल बेसिक है, जैसे ये चीजें खत्म होगी फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। आज वैसे मैं अच्छे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं आप लोगों को ना, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है,
जो बच्चे जेई मेंस और नीट लेवल तक के हैं वो बच्चे आराम से इन क्वेश्चंस को देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेटा मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? मोलैरिटी था, मोलैरिटी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन, है ना। पर मोलैरिटी के केस में ऐसा नहीं होगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg और 1000 ग्राम। क्या क्या रुक जाओ, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां अंडरलाइन कर लेना। मोलैरिटी एक ऐसी टर्म है जहां पर आपको सॉल्वेंट देखने को मिलता है ना, तो इसमें लिखा हुआ इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, इसमें लिख लो ना प्रेजेंट और डिसॉल्व्ड इन, प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? नाउ यूनिट के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, पहले तो आप फॉर्मूला बना लोगे। क्यों? क्योंकि कल भी आप लोगों ने फॉर्मूला बनाया था डेफिनेशन को देखते हुए, मोलैरिटी की डेफिनेशन से फॉर्मूला बन गया था। सिंपली कहानी मोलैरिटी से भी बना सकते हो बेटा। मोलैरिटी क्या हो गई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखोगे? देखो ना, बोल तो रहा है सॉल्वेंट का मास, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसमें है? केजी। बस बेटा इसी से हम लोगों ने यूनिट बना ली। क्यों? क्योंकि मोल की यूनिट मोल हो गई, मास की यूनिट केजी, तो मोल पर केजी, और इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। जो नोटेशन है दैट इज स्मॉल एम। कैपिटल एम मोलैरिटी के लिए था, स्मॉल एम इज फॉर मोलैलिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मास को अगर ग्राम में लेना है तो अगेन सेम कहानी करनी है आप लोगों को। क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ये ग्राम में ले रहे हो तो यू हैव टू इट मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिंपल कहानी है बेटा, बिल्कुल दिल और दिमाग में रखना है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है। विदाउट बेसिक फॉर्मूला आप सोच भी नहीं सकते चीजों के बारे में। आपको एटलीस्ट क्वेश्चन, मतलब आप पेपर देने जा रहे हो जेईई का, तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी के आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और वो तभी याद होंगे जब आप लिख लिख कर करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ जरूरी है। विदाउट 50% काम आपका अकेले नोट्स कर देंगे। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन है, लूज है, वो दो ही रीजन है उनके, या तो उनके नोट्स प्रॉपर नहीं है, या उन्होंने क्या किया हुआ है, लेक्चर्स मिसिंग है, प्रॉपर उन चैप्टर्स को देखा नहीं है। अगर आप इतना करते हो ना, तो आप अच्छे से लेक्चर सुना है क्लासरूम में, ऑनलाइन में, तो आप लोग अलग लेवल पे खेलोगे। आप लोगों को फिर ये समझ में आएगा कि हाँ सर मुझे फॉर्मूलाज याद हैं, और जो क्लास नोट्स के क्वेश्चंस सर ने करवाए थे वो मुझे अच्छे से क्लियर हैं। अब मैं नए क्वेश्चन ट्राई करूंगा, अब मैं मॉड्यूल्स लगाऊंगा, अब मैं डीपीपीस की प्रैक्टिस करूंगा, या मैं कोई एक्स्ट्रा बुक करूंगा, तब जाके वो चीजें आती हैं माइंड में, है ना। तो ऐसे नहीं होगा। आपको सबसे पहला काम है नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो, ठीक है। क्या है? ऐसा अगर कुछ लिखा जाए 0.5 m, स्मॉल m का मतलब क्या है? रीड करना सीखो। 0.5 m का मतलब है 0. अच्छा पहले पूरा देख लेते हैं। 0.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH है का मतलब क्या है कि सर 0.5 मोल्स NaOH, 0.5 मोल्स NaOH that has been dissolved in 1 kg solvent, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस के हिसाब से किया है। 0.5 मोलल का मतलब 0.5 एक नंबर लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो 0.5 मोलल का मतलब क्या हो गया? 0.5 मोल्स जो भी सॉल्यूट ऐड किया, तो 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो बेटा, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जो मैंने कल भी की थी मोलैरिटी के केस में, टेम्परेचर का। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है या नहीं? कल बताओ मोलैरिटी के बारे में बताया था, क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है? तुम बोलोगे यस। रीजन दिया था, क्या रीजन है? सर मोलैरिटी के टर्म्स में वॉल्यूम आता है, एंड वॉल्यूम जो है वो दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बट मोलैरिटी के बारे में बात करो, क्या यहां पर कहीं भी वॉल्यूम वाली टर्म आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लिख लो जल्दी से, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, चलो भाई आगे देखते हैं। ये कहानी आप लोग जल्दी से पॉज करके लिख लो। फॉर्मूला याद रखना है और एक बेसिक जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो कोई भी चीज को जब हम पढ़ते हैं ना, तो बेटा उसके बाद हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा है क्या है? एनसीईआरटी। देखो जरूरी है, एनसीईआरटी आपको बेसिक्स बना देगी। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो, उनके सॉल्व एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज है, वहां से आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए हम, है ना, हम करवाएंगे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड की बात है बेटा, है ना, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, बहुत बढ़िया।
बेटा एक चीज बताओ, क्या इसका सबसे पहले माइंड में आना चाहिए? वैसे ना इतनी प्रैक्टिस हो जाती है टाइम के साथ कि आपको मोलर मास याद होने लग जाते हैं, है ना, कुछ बेसिक चीजों के। मैं ये नहीं कह रहा हूं मोलर मास याद रखने की चीज है, वो कैलकुलेट करते हो या क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है, या तो मोलर मास गिवन होगा, अगर नहीं है तो एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। बट इतनी प्रैक्टिस करते हैं ना आप लोग, जो बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, कि भाई उनको एटलीस्ट इनके मोलर मासेस याद ही हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ इथेनॉइक एसिड और एसिटिक एसिड, तो आप सीधा बोलोगे कि सर इसका मोलर मास जो होता है दैट इज 60U, है ना। अगर आपको डाउट है तो आप निकाल सकते हो, बेटा 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का 24, 1 कार्बन का 12 है तो 2 का 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 4, हाँ 4 एटम है, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 16 दैट इज 32। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको पता लग जाएगा कि मोलर मास जो है इथेनॉइक एसिड का दैट इज 60U। यू इज व्हाट, यूनिफाइड मास, ठीक है। इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मजेदार चीज है बेंजीन, सॉल्वेंट है, अब यहां पर पानी नहीं है। हाँ सुनो, अब क्या हर बार पानी ही देगा? नहीं, जरूरी नहीं, आपको सॉल्वेंट जो है ना वो लिक्विड मिलेगा, बेंजीन लिक्विड फॉर्म में होती है। क्लियर है? तो बेंजीन में डाला हुआ है क्या, इथेनॉइक एसिड। अच्छा चेक करेंगे बेटा, क्या आप लोगों को एक बात पता है कि मोलैलिटी का जब आप फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो तो मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालोगे, 2.5 गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट करेंगे बेटा, है ना, बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है, माइंड में होना चाहिए फॉर्मूला। एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, प्रैक्टिस हो गई, अब माइंड में होना चाहिए। क्या मोलैलिटी इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालोगे, मास बाई मोलर मास। नीचे आओ, नीचे बेंजीन का मास है 75 ग्राम, और बेंजीन यहां पर सॉल्वेंट है, और उसने फॉर्मूले में भी यही आता है, मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 75। और अगर ये ग्राम में है तो आपको मैंने बताया था, ये लो भाई। क्लियर है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। आई थिंक आप कर लोगे, या मेरे से ही मेहनत करवानी, चलो मैं कर देता हूं आपके लिए। 2.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स अपॉन 75 इंटू 60। चलो चेक कर लेते, फटाफट फटाफट करेंगे, है ना बेटा। ये कहानी हो जाएगी 3, तो ये 10/3, ये 3 हो जाएगा इंटू 6, 10/18, और 10/18 जो है बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज 0.55 आगे आएगा। क्यों है स्टैंडर्ड रिजल्ट ना, 1000/18 55.55 होता है, 100/18 जो होता है 5.55 होता है, 10/18 जो होगा दैट विल बी 0.55। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 मोलल। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वैसे तो ऑलमोस्ट सही है, बट आप फिर भी कैलकुलेटर लेकर बैठो, सॉरी पेन पेपर लेकर बैठो, कैलकुलेटर नहीं लेकर बैठना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, ओहो, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 1.34 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, CCl4, CCl4 के बारे में बात कर रहा है, उसकी डेंसिटी दी हुई है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 65 ml ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड दैट इज CH2Cl2, और उसकी भी डेंसिटी गिवन है। बेटा एक काम करो, बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, 10 20 30 सेकंड लो और ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। इजी है, इजी है, नहीं दिमाग लगाना है ज्यादा, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप छोटी छोटी चीजों पर जाओगे। देखो जब भी मैंने आपको क्या बोला, कहीं भी अगर डेंसिटी का रिलेशन वॉल्यूम के साथ, या डेंसिटी वॉल्यूम हो और आपको मास निकालना हो, और अगर डेंसिटी और मास और वॉल्यूम निकालना है तो इजीली आप कर सकते हो। क्या एक ही लाइन याद रखेंगे, गरीबों का सहारा डेंसिटी हमारा, बस। तो बेटा यही काम करना है। आप लोगों को क्या बोल रहा है कि CCl4 है ना, और CCl4 है, और साथ में क्या है आपके पास CH2Cl2। क्लियर है, दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, दैट इज 1.34 ml, है ना, यही है ना, 1.34 ml कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये इसका वॉल्यूम है, और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी है, 1.59 ग्राम पर ml। और इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में दिया हुआ वॉल्यूम, इसका दिया हुआ 65 ml, 65 ml, एंड डेंसिटी दी हुई है बेटा, डेंसिटी इज गिवन एज 1.33 ग्राम पर ml। कुछ नहीं करना बेटा, बिल्कुल सिंपल कहानी है। आप दोनों के सबसे पहले मास कैलकुलेट करोगे, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे निकालते हैं, अगेन सेम कहानी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बहुत बढ़िया, वॉल्यूम है 1.34, डेंसिटी है 1.59। जब आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा। अभी चेक करते हैं बेटा, ना ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा वो है, मतलब मेहनत मांग रहा है, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, करते हैं।
आप कर लेना, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा अभी, ठीक है। इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम बचेगा, हमारे पास टाइम की भी कमी है। मैं चाहता हूं 1 घंटे के लेक्चर में आपको मैक्सिमम कंटेंट मिले। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट बच्चे का ही होता है। बहुत टफ कैलकुलेशन है, या आप किसी कैलकुलेशन में फंस रहे हो कि सर इससे स्मार्टली कैसे बाहर निकलना है, वो बताई जाती है। बट ये तो बचपन में पढ़ते हैं ना, तो ये आपके लिए आप खुद करो, बैठ के करो। इधर से भी बेटा मैं मास ऑफ क्या निकाल सकता हूं, CH2Cl2। बोलो भाई, मास ऑफ CH2Cl2 अगेन 65 मल्टीप्लाई बाई 1.33। यहां से कितना आ जाएगा अभी देख लेते हैं, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है, हमें निकालना था मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हो गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मोल्स के लिए मास तो जरूरी है और मोलर मास भी जरूरी है। अच्छा ठीक है, चलो भाई इसका मोलर मास बोलेंगे। इसका मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5 एक का। यहां पर कितने हैं, 4 है, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 4 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 142 प्लस कार्बन आप ऐड करोगे कितने, 12। तो 142 प्लस 12 ये हो जाएगा बेटा 154। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा। इसका मोलर मास भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक क्लोरीन का 35.5। वैसे इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो छोड़ दो, क्यों मेहनत करनी है, बस ये पता रखो। तो बेटा क्या मास कैसे निकाले, चलो जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा ना स्पीड से हो जाएगा काम बेटा, है ना। मैं कैलकुलेटर यूज करके बता देता हूं फटाफट। बोलो क्या है, 1.34 मल्टीप्लाई बाई 1.59, ये देगा बेटा 2.13। ओके, और जब मोल्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि मोल्स की जरूरत भी पड़ेगी, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, और मोलर मास है इसका 154, तो 154 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 0.0138, यह आ जाएगा 0.0138। अच्छी बात है। यहां से सिंपली अब एक काम और कर लेते हैं, दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। दूसरा वाला क्या था बेटा, जल्दी बोलो क्या था, जल्दी बोलो। 65 इंटू 1.33। ओके, 65 इंटू 1.33 करो जल्दी से। 65 इंटू 1.33 86.45। ओके 86.45। बस बेटा इतना ही मैं करूंगा, उसके बाद आप कर लोगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपल गेम है। मोलैलिटी बोलो, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये रहा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसने बोला है कार्बन टेट्राक्लोराइड इन 65 ml ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। हाँ ये भी पता होना चाहिए। बच्चा क्या बोलेगा, सर ये सॉल्यूट है कि ये सॉल्यूट है। बेटा आपको कहानी मैंने सुना रखी है क्या, सर द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज इन मोर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो ये चीज का ध्यान रखना है ना। और वैसे वो यहां से भी आप पढ़ पा रहे हो, जिसको डाल रहे हो, जिसमें डाल रहे हो, जिसको डाल रहे हो, जनरली वो सॉल्यूट लिया जाता है, जिसमें डाल रहे हो वो सॉल्वेंट लिया जाता है। याद रखना ये बात नहीं, जनरलाइज कर रहा हूं, ऐसा हर बार होगा जरूरी नहीं है। चलो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बोलोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज 0.0138। नाउ नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड सॉल्वेंट इज नथिंग बट द मिथाइलिन chloride. So directly put the value of methylene chloride, mass of methylene chloride, that is 86.45, but that mass is in grams, so you have to multiply it by 1000. बस हो गया काम, you will get your answer। इसके बाद की मेहनत आप लोगों की क्लियर है क्या, ये भी मैं ही करके दिखाऊं? चलो भाई आप लोग की बात रख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13.8 by 86.45, ठीक है बेटा। चलो मैं तो कैलकुलेटर चलाऊंगा, आप भी एक बार पेन पेपर दे भाई, थोड़ी गंदी कैलकुलेशन है ना, तो थोड़ा टाइम बचा सकते हैं इसके लिए, बाकी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको ये 0.16, ठीक है बेटा। ये आता है नियर अबाउट 0.16, एक बार चेक कर लेना खुद से बाकी की, ठीक है। 0.16 आता है, 0.16 m। मोलैलिटी कैलकुलेट के ना तो यूनिट लगा दी, 0.16 स्मॉल m लिख सकते हो, या मोल्स पर केजी भी आप लिख सकते हो। तो ये फाइनल आंसर है, आप बाकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया नहीं था मतलब ठीक है, मीडियम की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ जेई की बात कर रहा हूं, जेई वाले बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते, और अगर आपको लग रहे हैं तो फिर बेटा अपग्रेड करो, जेई इससे बहुत ऊपर है, एडवांस की बात करो, बहुत ऊपर है, ठीक है ना। चलो, ओहो, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, देखो अब आएगा मजा। अब आपको मैंने कहा था क्या कि सर इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जब आएंगी, जब कहानी अलग अलग, जब कहानियों में बात करेगा तब हमें मजा आएगा।
अब उसने बोल दिया कि मोलैरिटी मोलैलिटी को मिक्स करना है, मतलब मिक्स इन द सेंस कि वो रिलेट करना है कि भाई अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको गिवन है तो उसी सॉल्यूशन को मोलैलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या उसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको पता है तो उसी सॉल्यूशन को मोलैरिटी में किस तरह से लिखा जाएगा, तो मतलब दोनों में रिलेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर रिलेशन चाहिए तो पहले एक वैसे तो फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला कर लेना, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट रहता हूं। तो सबसे पहले मैं रिलेशन लिख दूं या डेरिवेशन ही कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलो, तो आप लोगों को पता है मोलैलिटी की बात करते हैं ना, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में कन्वर्ट कर देंगे, अपने आप हो जाएगा वो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं बता रहा हूं, सुनते जाओ। पेन पेपर थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, सिर्फ मुझे सुनोगे आप लोग। मोलैलिटी क्या होती है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया मोलैलिटी होती है सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर आपने ये ग्राम में पुट किया तो दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है भाई, पता होना चाहिए ना, कितनी बार बताऊं, अभी अभी तो बताया है, ठीक है। चलो भाई आगे देखना, गुरुजी कुछ दिमाग लगाना है, हमें कुछ दिमाग लगाना है, और वो दिमाग क्या है देखो जरा ध्यान से। आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है, मोलैलिटी को जब मैं लिख रहा हूं मोलैरिटी के टर्म्स में, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे मोलैरिटी बनाना है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अच्छा ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हो, अच्छा ऊपर 1000 चल रहा है तो बेटा 1000 को 1000 ही रहने देते हैं। देखो मजेदार कहानी है मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में क्या क्या लिख सकते हो, अच्छा आप लोगों को पता है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी अभी आप लोगों ने देखा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा फिर से चेंज कर लेते हैं, क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा डेंसिटी के क्वेश्चन में अगर गिवन होगी तो हमें डेंसिटी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और अभी अभी मैंने बताया मास अगर किसी भी सब्सटेंस का पता है और अगर हमें डेंसिटी पता है तो हम उसको वॉल्यूम के साथ रिलेट कर सकते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं मास, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, हो गया ओके, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मोल्स के टर्म्स में, तो सर मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास, तो मास हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है ये कहानी, अच्छा गुरुजी ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, जो हम बात कर रहे थे ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन की, मोलैरिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या थी, याद करो जल्दी से। मोलैरिटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी लेट सपोज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, मतलब 1000 ml, ml में चल रहा है बेटा, ml में कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर ही तो है। अच्छा तो मैं यहां पर अगर 1 से डिवाइड कर दूं दोनों जगह, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये करने से मुझे फायदा हुआ, और वो फायदा क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो 1 लीटर है ना, अरे यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो है 1 लीटर, ये तो मोलैरिटी होती है गुरुजी, ये तो मोलैरिटी होती है। हो गया आपका काम, आपका काम हो गया, पता है क्या, देखो जरा ध्यान से, यहां से आगे फर्दर लिख रहा हूं मैं, मोलैरिटी इक्वल्स टू, बोलो भाई ये क्या है, ये क्या है, कैपिटल एम, अच्छा 1000 चल ही रहा है तो 1000 को तो एज इट इज लिखते रहना बेटा, कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन, नीचे बोलो क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, डेंसिटी इंटू 1000, देखो ना बेटा वॉल्यूम की जगह 1000 रख दिया, डेंसिटी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। बस बेटा इसी कहानी को हम बोलते हैं फॉर्मूला, और वो आपको बोला जाता है कि बेटा इसको याद रख लेना, और मैं भी यही बोलूंगा अगर आपको डायरेक्ट करना है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाती हैं चीजें। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, दिल दिमाग में छापना है ये आप लोगों को, क्या, मोलैरिटी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन डी इंटू 1000 माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ये फॉर्मूला हो सकता है 1-2 बार थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट आपको ये याद रखना है। क्लियर है,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा आगे चल के जब हम इंटर कन्वर्जन देखेंगे। जेई ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा, और आप चाहते हो फॉर्मूला नहीं सर हमें तो मेथड चाहिए, तो मेथड से देख लेंगे बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, AIEEE 2006। हाँ AIEEE जो अब बच्चे जो पेपर देते हैं वो अभी जेई मेंस है, लेकिन 2015 से पहले बेटा वो AIEEE ही हुआ करती थी। AIEEE ही, हम लोगों ने भी AIEEE का एग्जाम दिया है, जेई मेंस का नहीं दिया है, ठीक है। बताऊंगा मैं अपने बारे में, जब मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि बेटा बहुत जल्दी मैंने एक लॉन्चिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ, वहां पर मैं आप लोगों को कंप्लीट उजास के बारे में बताने वाला हूँ कि हाउ वी स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से टीचर हैं, अल्फा टीचर कहाँ हैं, ठीक है। तो वेट करो, ठीक है। चलो भाई, डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का इन वॉट, अच्छा उसने दी हुई डेंसिटी दी हुई है एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन की, दैट इज 1.02 ग्राम पर ml। इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पूछ दी। ओहो, मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि मोलैरिटी जो है ना दैट इज 2.05, और मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है और आपको कुछ नहीं दिया, सिंपली क्वेश्चन में दिया हुआ डेंसिटी कितनी दी हुई है, जल्दी से बोलो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 1.02 ग्राम पर ml। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट तरीका है बिल्कुल फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन सेकंड तरीके से आपको चीजें दिखेंगी, है ना, थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, बोलो भाई। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल M, अभी बताया, दोबारा लिख देता हूं आप लोगों के लिए, कैपिटल M इन 2000 अपॉन डेंसिटी इन 2000 माइनस M इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। अच्छा तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा ये सॉल्यूट है, हाँ तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो उसने बोला है सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। बेटा सुनो सुनो सुनो, सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट के नाम से जाना जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। NaCl को पानी में डालोगे तो बोलोगे ना सॉल्टी वाटर, सॉल्ट डाला है पानी में। शुगर को पानी में डालोगे तभी आप बोलोगे कि सर मीठा पानी है, ठीक है। तो आप बोलोगे एसिटिक एसिड को जब पानी में डाल दिया तो सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट के नाम से जाना जाएगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आओ बेटा इधर, मोलैलिटी इक्वल्स टू कैपिटल M दैट इज गिवन एज 2.05 into 1000 अपॉन डेंसिटी इज गिवन एज 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस मोलैरिटी इज गिवन एज 2.05 into मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है 12th क्लास में तो बेटा फिर रीथिंक कर लो एक बार, है ना, खुद के बारे में, जरूरी है। ये बेसिक चीजें हैं, 11th क्लास में सिखाई जाती है, और नॉट इन 11th क्लास बेटा, 9th 10th में बताई जाती है कि हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर है? हाँ, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलो अभी हम लोगों ने वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज, जल्दी बताओ क्या लिखा था अभी आप लोगों ने, 60। ओहो गुरुजी मोलैलिटी आ गई, बस इसको सॉल्व करना है। कौन करेगा? मैं करूं? आप कर लेना, ठीक है, आप कर लेना। अगर आपको चाहते हो कि मैं करूं तो देख लेते, थोड़ा सा आप लोगों की मदद कर देता हूं मैं। ये हो जाएगी बेटा 2050, नीचे आएगा 1020 माइनस, अच्छा ये इसको सॉल्व करना है ना, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो कोई बात नहीं, एक काम करें, फटाफट से कैलकुलेटर चला देते हैं, इजी हो जाएगा। 2.05 मल्टीप्लाई बाई 60, 123, ठीक है, तो ये हो जाएगा 123, और आप इसको क्या करोगे 1020, तो मतलब इस कहानी को सिंपली लिख लो ना, मोलैलिटी इक्वल्स टू 2050 डिवाइड बाई, इसको माइनस कर लो। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कहानी बनेगी 8, क्योंकि सॉरी हाँ वही बनेगी ना 897, बस डिवाइड कर लो इसको, 2050 डिवाइड बाई 897, 2.28 है क्या ऑप्शन में? यस, मिल गया बेटा 2.28, ठीक है, दैट इज 2.28। कैलकुलेशन आपकी है, आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, खुद से करो, आ जाएगा, ठीक है। ये तो था फॉर्मूला पे बेस्ड, पर गुरुजी मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, या एट मोमेंट मेरे को फॉर्मूला क्लिक नहीं किया, तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बेसिक्स पर जाना पड़ेगा। और बेसिक क्या कहता है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। एक काम करते हैं, इसमें अपन ऐड कर लेते हैं ना, क्या स्लाइड ऐड कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है
कि भाई एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है जिसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जिसकी मोलैरिटी है 2.05। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 2.05 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अरे ऐसा ही तो है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो ये कहती है ना। अभी तो मैंने बताया था, इसको रीड करना आना चाहिए, कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि बेसिक्स पे जाएंगे। फॉर्मूला तो ठीक है साइड में रख दो, लेकिन बेसिक्स क्या है? वो ये है 2.05 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए मोलैलिटी। साइड में रखते चलो ना, मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही तो है। तो डायरेक्ट मिल गए गुरुजी, ओके। 1000 करोगे, अब पूरी कहानी आती है मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी ग्राम में। ग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट ढूंढना है तो ढूंढ लेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझो, 1 लीटर सॉल्यूशन है, मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। देखो 1 लीटर लिखा हुआ है 1000 ml, ठीक है। क्या आपको इस क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन थी? यस, क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन थी। अगर आप ध्यान से देखोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एज 1.02 ग्राम पर ml, सो यू विल राइट 1.02 ग्राम पर ml। तो क्या यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया? आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। बोलो भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? सर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.02, you will get 1020, that is mass of solution। मास ऑफ सॉल्यूशन पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। कहां है मास ऑफ सॉल्यूट? अरे भैया सॉल्यूट के मोल पता है तो मास निकाल लेंगे। मास ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालोगे? मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और इसको अभी अभी कैलकुलेट किया था, ये आया था कुछ 123 ग्राम। तो यहां से बेटा 123 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर मास ऑफ सॉल्वेंट एज 897। बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, 2.05 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 897। चेक कर लो, लास्ट वाली कैलकुलेशन ही है 2050 बाई 897। और जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आपको आंसर आया था 2.28। ये रहा आंसर। देखो बेटा, फॉर्मूला नहीं लगाया। फॉर्मूला कहां है? फॉर्मूला कहां है? बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही करना है, यही करना है, ठीक है। बाकी हाँ ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाता है अच्छी बात है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। क्या कह रहा है? ओके नाउ, तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? मोलैरिटी हमारी कंप्लीट हो गई, मोलैलिटी कंप्लीट हो गई, एंड रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मेलिटी, और शायद ये बच्चों को परेशान भी करती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म आती है ग्राम इक्विवेलेंट, और वहीं से दिमाग खराब हो जाता है। कुछ नहीं होगा, अब नहीं होगा, हो जाएगी क्लियर, ठीक है। चलो भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए आपको पता है सिंबल और नोटेशन, दैट इज कैपिटल एन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, या नॉर्मेलिटी हम क्यों यूज करते हैं? उसने बोला है इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बातें होती हैं, तो इसको एक नाम और दे दिया गया, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन। क्या है फॉर्मूला या क्या है डेफिनेशन? सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोल्स नहीं है। क्या ग्राम इक्विवेलेंट मोल ही है या मोल ग्राम इक्विवेलेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, है ना। वो डिपेंड करता है सेम होने की कंडीशन पे। अगर एन फैक्टर क्या है? अब एन फैक्टर क्या है सर? आप कंफ्यूज कर रहे हो, अलग अलग टर्म्स आपने एक साथ यूज करना। वेट बेटा, वेट क्लियर करेंगे, अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे लोगों से क्या बोल रहा हूं? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे आप लोगों ने सुना है नंबर ऑफ मोल्स, सुने? तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स सुने, वैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। वेट करो ना, वेट करो, आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। गुरुजी ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमने सुनी है, बस ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल्स यूज किए थे। और कहां यूज किए थे? मोलैरिटी में। बोलो भाई मोलैरिटी में क्या यूज बोला था आप लोगों ने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बट यहां पर मोल्स नहीं है, यहां पर क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बोलो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें?
लीटर में। लो बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने में तो उस्ताद हो आप लोग बट बेटा याद रखने में भी उस्ताद होना पड़ेगा ना। अच्छी बात है, याद भी रह जाए टाइम के साथ, क्योंकि ये तो क्या करंट लेक्चर है। करंट लेक्चर में बच्चा दिमाग लगा लेता है, लेकिन यही जब 3 महीने 4 महीने बाद पूछो तो बोलता है गुरुजी नहीं पता। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आओ। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। अच्छा वॉल्यूम एमएल में है, वॉल्यूम एमएल में तो 1000 करोगे तो सेम कहानी लिख देता हूं वापस से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल मल्टीप्लाई बाय 1000। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल कहानी है। हाँ ये क्या है गुरुजी ये बता दो हमें, बस ये निकालना जिस दिन आ गया हमें नॉर्मेलिटी निकालनी आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम के बारे में आपने हमें बता रखा है। डेंसिटी होती है तो भी हम निकाल पाते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो भी निकल जाएगा, इससे हमें डरना नहीं है। दिक्कत है इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट आएगा, अभी आएगा। ठीक है, आगे पढ़ लेते। सबसे पहले क्या बोलता है, यूज्ड इन मेजरिंग द ग्राम इक्विवेलेंट्स इन रिलेशन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जो मैंने बोला है वही लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है, या तो बेटा नॉर्मेलिटी बोलो या फिर इसकी यूनिट क्या है। जैसे मोल की यूनिट मोल होती है, ऐसी ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट लिखा जाता है सिंपली। तो इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम की लीटर, तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो गया। क्लियर है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को पता है ये चीजें। और जो पता होना चाहिए वो ये रहा। क्या पता होना चाहिए, देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी केस में ये बात छूट गई थी मोलैरिटी केस में, बट आप नॉर्मेलिटी में बता दो एक ही चीज चलती है। सेमी नॉर्मल लिखा है, सेमी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मेलिटी, सेमी मतलब हाफ, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी हाफ हो। देखो ये रही। हाँ तो कई बार ऐसे भी लिखते हैं क्वेश्चन में कि भाई ऐसे बोल देगा नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हाफ, तब तो बच्चों को साफ साफ रीड होता है। लेकिन अगर उसने n/2 करके लिख दिया, अब बच्चा सोच रहा है कि ये n क्या है। अरे वो ये कह रहा है कि नॉर्मेलिटी हाफ है, समझे। अरे बेटा एक बात बताओ, अभी तो देखा था 2 मोलर क्या बोले थे आप लोग यही तो बोले थे कि सर मोलैरिटी इक्वल्स टू 2। 0.5 मोल क्या बोले थे आप लोग, बोले थे कि सर मोलैरिटी इक्वल्स टू 0.5। तो बेटा यही तो है नॉर्मेलिटी, n/2 का मतलब है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू हाफ। क्लियर है। अगर मैं बोलूं आप लोगों से बाई नॉर्मल तो आप बोलोगे 2 है नॉर्मेलिटी। डेसी नॉर्मल और सेंटी नॉर्मल को थोड़ा ध्यान से देख लेना है ना, मतलब यूज करता है ऐसे वर्ड्स, तो डरना नहीं है। डेसी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मेलिटी आपकी 1/10 है, सेंटी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मेलिटी इज 1/100। क्लियर है। और n/100 लिख के देगा या सिंपली बोलेगा सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सेंटी नॉर्मल मतलब आपको पता होना चाहिए दैट नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू 1/100। इज इट क्लियर, यस और नो। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये पता होना चाहिए। जो पता होने वाली बात थी वो मैंने बता दी, और जो नहीं पता थी आपको वो मैंने यहां लिख दी है आप लोगों के लिए। फॉर्मूला खुद ने बनाया आप लोगों ने, अच्छी बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमारा पूरा गेम आके अटक गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पे। बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा आप लोगों ने ना 11th क्लास में इसमें रिलेशन भी देखे होंगे, जो बच्चे 11th क्लास में मतलब ढंग से एक बार चीजों को देख कर आए हैं कि भाई नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में रिलेशन था, ग्राम इक्विवेलेंट्स का मोल्स के साथ रिलेशन था, तो एक बार वो भी फॉर्मूलाज में आप लोगों को लिख देता हूं ताकि रिवीजन जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखेंगे। हाँ फॉर्मूलाज देख लेते हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी सबसे पहले रिलेशन भी बनाएंगे ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। जैसे आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स सुना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या बोलते हो आप लोग, वेट बाई मोलिकुलर वेट, ऐसा ही बोलते थे, मास बाई मोलर मास। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए क्या बोलोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा गुरुजी आप हमें बताने जा रहे थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, चलो आपकी बात हमने मानी। बताते बताते आपने ये टर्म के चक्कर में ये टर्म और नहीं लिया है, अभी इसमें और कंफ्यूजन है कि क्या इक्विवेलेंट वेट है। अरे बेटा कुछ नहीं, देखो जरा ध्यान से फिर से, इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, बस। यानी अगर आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करना है मतलब आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट पता करना है मतलब आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। यानी पूरी कहानी आकर किस पे रुक गई है, एन फैक्टर। ये है क्या एन फैक्टर, क्या है एन फैक्टर, बताता हूं एन फैक्टर क्या है। ठीक है, चलो पहले ना अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद एन फैक्टर के बारे में कल ही अलग से पूरी स्लाइड है, मैं समझा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ तो पहले डिराइव कर लेते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। ओके, यहां उठा के रख दो, उठा के रख दो। जैसे ही आप इसको उठा के यहां रखोगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, बोलो भाई, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये रहा, उठा के रख दो, तो कहां पे क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, और ये कहानी क्या बनेगी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। बेटा एक बात बताओ, बाजू में लिखा हुआ है बिल्कुल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। दिल दिमाग में छाप लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में रिलेशन सिंपल है, मोल्स इनटू एन फैक्टर है, पूरी जेईई नीट की तैयारी में काम आता है बेटा, इसके बिना जाना अधूरा है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, अगर आप फिजिकल को पढ़ना चाहते हो सही से तो ठीक है। चलो, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ मुझे पता है आप लोगों के माइंड में बार बार चल रहा है, गुरुजी एन फैक्टर क्या है, वेट कर लो ना, बता रहा हूं, वेट करो, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी अभी लिखा बेटा नॉर्मेलिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी क्या होती है, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई, क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे यही लिखा था ना लीटर में। अच्छा देखो बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये रहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मोल्स इनटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है गुरुजी। फिर हमें कुछ दिखा, आप देख पा रहे हो, कुछ तो दिख गया, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लिक किया गुरुजी, कुछ तो किया, क्या, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, गुरुजी इसी कहानी को बोलते थे मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगेन रिलेशन आ गया, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ये रिलेशन है ग्राम इक्विवेलेंट्स का मोल्स के साथ, ये रिलेशन है नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ। और एक जो फॉर्मूला है वो ये है, ये वाला भी आपको याद होना चाहिए, इसको भी बॉक्स में बंद करो बेटा, बिल्कुल, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल नोट करते जाओ, बिल्कुल करते जाओ, पेन पेपर लेकर बैठो, कहानी नहीं सुना रहा हूं, राजा रानी वाली कोई कहानी नहीं है मेरे पास कंटेंट है जो मैं दे सकता हूं आप लोगों को, सीरियसली अगर आप सुनना चाहते हो मुझे, मैं बता रहा हूं बेटा, यहीं से हो जाएगा। आपको जिस कॉलेज में जाना, आपके ड्रीम कॉलेज में, वो इन्हीं से हो जाएगा, इन्हीं वीडियो से, इन्हीं नोट्स से हो जाएगा, हर सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। चलो भाई, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या लिखा आपने, बोले मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या थे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो ये था पूरा फॉर्मूला वाला स्लाइड, पॉज करो, नोट करो, कुछ भी डाउट हो कमेंट में लिखो, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर ये एन फैक्टर समझा दो, हाँ ये एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि एन फैक्टर है ना जादू से आ जाएगा, आपको बताना तो पड़ेगा मुझे एन फैक्टर क्या है। एक्चुअली एन फैक्टर जो है ना बेटा, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, एन फैक्टर जो है मैं 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करता हूं, 3 अलग अलग चीजों के लिए। अगर एन फैक्टर मैं रिएक्शन के अंदर देख रहा हूं, बेसिकली रिडॉक्स का पार्ट है ये वाला, एन फैक्टर आता है रिडॉक्स में, और रिडॉक्स में आता है तो रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब है गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो लॉस किए या तो गेन किए, जो ट्रांसफर हुआ वही है आपका एन फैक्टर। पर ये रिएक्शन के अंदर है। अगर एसिड बेस के अंदर आ जाए तो एसिड बेस में कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, एसिड बेस में तो सर एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ बनाओगे करोगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, है ना। तो अलग अलग कहानी देख लेते हैं, तो मैं आप लोगों को लिख देता हूं। केस 1 एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एन फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन जो है बेटा वो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय पर मॉलिक्यूल। ठीक है, हाँ अभी बताता हूं कहानी। केस 2 जो हमें काम का है, क्योंकि ये वाली चीज जो है ना आप रिडॉक्स में पढ़ते हो, बेसिकली आपको जो यहां पर देखने को मिलेगा वो एसिड बेस की कहानी देखने को मिलेगी जब मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो देख लेते हैं एसिड बेस,
फॉर एसिड बेस, n फैक्टर फॉर एसिड बेस, n फैक्टर है ना फॉर एसिड बेस। एसिड बेस के लिए अलग से देखेंगे और एसिड बेस रिएक्शन के लिए देखेंगे। अच्छा एक बात सुनना, एसिड के लिए पता है क्या होता है, n फैक्टर है ना, नंबर ऑफ H प्लस आयंस ट्रांसफर्ड। क्योंकि आपको एक चीज पता है, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयंस इन एक्वस मीडियम, आरएनएस एसिड की बात कर रहा हूं। बेस आर दोज व्हिच गिव्स OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम। तो आरएनएस एसिड बेस थ्योरी में अगर हम बात करें तो आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ H प्लस आयन ट्रांसफर्ड। जैसे इधर सुनो, HCl को पानी में डाला, तो जैसे ही पानी में डालोगे तो ये क्या देगा, एक H प्लस आयन देगा। तो बेटा इसका आयन फैक्टर जो हो गया वो हो गया 1। अच्छा गुरुजी, अब हम समझ गए, H2SO4 पानी में डाला, H2SO4 का आयन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। अच्छा गुरुजी, अगर हम लोगों ने H3PO4 को पानी में डाला तो क्या आ जाएगा, सर कुछ नहीं है, जितने H प्लस देख रहे हो आप उतनी तो बातें करते हो, 2 है तो 2, 1 है तो 1, H3PO4 नंबर ऑफ H प्लस आयन 3 दे देगा, ये तो 3 दे देगा, तो सर ये इसका आयन फैक्टर 3 हो जाएगा। अच्छा और आगे एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लेना, बड़े बढ़िया एग्जांपल है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं H3PO3 का आयन फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें H 3 है तो इसका आयन फैक्टर भी कितना आ जाएगा 3। 3 क्यों नहीं लिखा, सुनो आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, कहानी सुनो। क्या है कहानी, एक्चुअली में बेटा H3PO4, आपसे मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इन एसिड्स को पानी में डालोगे तो ये कितने H प्लस आयन देंगे, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ H प्लस आयन ट्रांसफर और रिप्लेसिबल, कितने नंबर ऑफ, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है। और मैं ये भी बता देता हूं ये मैक्सिमम है, मतलब जरूरी नहीं है कि H2SO4 हर बार 2 ही देगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन में अगर आप बात करो। हाँ बट इतना कंफर्म है कि H2SO4 2 से ज्यादा H प्लस आयन नहीं दे सकता है, ही नहीं देगा, क्या क्लियर है। तो अगर आप H2SO4 का जब भी आयन फैक्टर बता रहे हो मतलब वो मैक्सिमम है 2, पर क्या हर बार 2 होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के अंदर वो डिपेंड करेगा कि आपने रिएक्शन कैसे करवाई, अभी आ जाएगा जब एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इधर आओ, H3PO4, H3PO2 और एक और होती है H3PO3 और एक और होता है H3PO2। H3PO2 के लिए भी ये कहानी बेटा 1 आती है, 3 नहीं आती। क्यों, रीजन सुनो। जब आप H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाने जाते हो ना बेटा, ये रहा H3PO4 का स्ट्रक्चर, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, अब सुनो थोड़ी सी कहानी चलेगी। हाइड्रोजन जो है ना वो डायरेक्टली अटैच्ड किससे है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर्ड पेयर बोल दिया मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी चल रही है। इट इज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस इट विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट विल गेट पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, सिमिलरली इस पे माइनस, पार्शियल इस पे प्लस, और पार्शियल क्या आएगा वो बेटा पूरा ही खींच लेगा क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिमिलरली ये भी खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएंगे, और ये कितने H प्लस रिप्लेसिबल हुए, 3 H प्लस बाहर चले जाएंगे। तो जब 3 H प्लस बाहर हुए तो आप बोलोगे कि H3PO4 में H प्लस आयन 3 गए, और एसिड ने अगर 3 H प्लस आयन दिए तो वही तो डेफिनेशन है इन फैक्टर की। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। अब अगला देखेंगे, अगर आप, तो फिर सर H3PO3 की कहानी क्या है, H3PO3 की कहानी उसके स्ट्रक्चर में छुपी हुई है। आप लोग स्ट्रक्चर नहीं देखते हो, आओ स्ट्रक्चर बनाए, लो ये लो। अच्छा एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ऑक्सीजन से, अच्छी बात है। ये वाला हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, बट दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद द फास्फोरस, एंड फास्फोरस और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैंने बताया था सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, क्लियर है। और फास्फोरस की अगर आप बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल दैट इज 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो जब 3.5 और 2.1 का डिफरेंस चेक करोगे तो ये मिलेगा 1.4, फास्फोरस और हाइड्रोजन का चेक करोगे ये मिलेगा 0.4, है ना। तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसिबल नहीं है, इसलिए इसके लिए एन फैक्टर 2 ही आता है।
हाँ गुरुजी चमका, कुछ तो चमका रहे हो आप, है ना, चमकना जरूरी है। अच्छा तो फिर हमको ये वाली कहानी भी अब क्लियर हो गई गुरुजी, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आप हमें सिर्फ ये बताओ कि इसका इन्फेक्टर 1 कैसे आया। ऐसे आया, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्फोरस से, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के गैप में बहुत डिफरेंस में कम है, तो ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसिबल है, तो H3PO2 के लिए आप बोलोगे इन्फेक्टर इज H3PO2 के लिए इन्फेक्टर बोलोगे आप 1। ठीक है, क्लियर है। तो ये था बेटा एसिड्स के लिए। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, अगर आप चाहते हो तो मैं बता दूं आप लोगों को, चलो बता ही देते हैं। बोरिक एसिड की कहानी याद आ गया मेरे को ना, पढ़ा रहा था तो मेरे को याद आ गया, और मेरा काम है अच्छा कंटेंट देना, तो आप देख लो बेटा, है ना। अगर आप बोरिक एसिड देखोगे H3BO3, है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जेई ने ऐसा किया एक बार, बच्चों को समझ ही नहीं आया गुरुजी क्या है, एसिड है कि बेस है, और एसिड है कि बेसर है, बेटा एसिड है, H3BO3 की बात चल रही है, बोरिक एसिड है, बहुत गरीब और बहुत बेकार एसिड है ना, वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड है, वन ऑफ द वीकेस्ट एसिड है। और आप वीकेस्ट एसिड कैसे बताते हो, ऐसा थोड़ी है कि देख के बता दोगे, है ना। एक्चुअली में एसिड की जो स्ट्रेंथ बताई जाती है दैट इज K से बताई जाती है, एंड व्हाट इज K? K इज नथिंग बट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। K जो होता है इसका नियर अबाउट होता है बेटा 10 to the power -10, एंड दैट इज वेरी वेरी लेस नंबर, मतलब K बहुत कम है, और अगर K बहुत कम है तो ये नहीं चाहता क्या H+ देना। पर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया एसिड तो है, और एसिड की डेफिनेशन तो होती है सर एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस मीडियम, तो मतलब अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो ये कुछ तो देगा, मतलब ठीक है बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मेरे को या बहुत ज्यादा अमाउंट यूज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि अराउंड 20,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोरिक एसिड गिव्स ओनली 1 H+ आयन, ऐसा जनरली देखने को मिलता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। बोरिक एसिड ये लो बेटा मैंने बनाया आपके लिए, अब आपका दिमाग चमका, गुरुजी आप झूठ बोल रहे हो, अभी अभी आपने हमें एक कहानी सिखाई थी, कौन सी कहानी सिखाई थी सर, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हो, अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़े हो तो ये तो रिप्लेसिबल होते हैं, इस हिसाब से जो बोरिक एसिड है उसका इनफेक्टर जो आना चाहिए, एन फैक्टर फॉर बोरिक एसिड वो आना चाहिए 3, जो कि ये तो गलत है। बोरिक एसिड का जो एन फैक्टर है बेटा वो 1 होता है। ये कैसी कहानियां बता रहे हो गुरुजी, देखो ध्यान से कहानी समझते हैं, मजा आएगा। एक्चुअली क्या हुआ, सुनो मेरी बात, बोरिक एसिड गरीब है क्यों, क्योंकि बोरोन को चेक करो, बोरोन जो है उसके सेंट्रल एटम पे बेटा, बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली, तो बोरोन के पास हो गया अभी 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसको फील हो रहा है। पर क्या अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीटर नहीं, पर जैसे इसको आपने पानी में डाला, पानी जो है वो बहुत दिलदार आदमी है और खुद से बहुत सैचुरेटेड है, पानी में ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है दैट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स, 1 लोन पेयर अनदर लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये बोरिक एसिड बोलता है वाटर मॉलिक्यूल को कि भाई ये तेरे पास जो लोन पेयर हैं ये फ्री तो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे, क्योंकि इसके पास तो 6 है ना, तो ये बोलता है कि भाई तेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे। पानी बोलता है भाई देख मैं दे तो दूंगा, मैं हेल्प तो करूंगा, बट अगर मैंने पूरी तरह से दे दिए तो मैं गरीब, मैं हेल्प करूंगा। और जब हेल्प होती है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, आप लोगों ने सुना होगा शेयरिंग फ्रॉम वन साइड विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये कहानी ऐसी नहीं हो गई, BOH ऑक्सीजन ने, ऐसा ही तो था पानी, देखो ध्यान से, अरे ऐसा ही तो था, ये जो लोन पेयर है यही तो दिया है इसको, ऐसा बेटा। जैसे ये कहानी होती है ऑक्सीजन को गरीबी फील होने लगती है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। अभी अभी मैंने बताया ऑक्सीजन इज द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, वो अपने ऊपर प्लस रखना नहीं चाहता, ऑक्सीजन कहता है मुझे माइनस माइनस दो, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, बोलेगा भाई मेरे को अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये इधर उधर देखता है, बोलेंगे ये हाइड्रोजन मिल गए, गरीब है ये बोलेंगे बेटा चलो निकलो, तो ये H+ बाहर हो गया, और जब ये H+ बाहर हुआ तो ये खुश हो गया। ये जो H+ आयन है यही है इनफेक्टर, ये जो एक निकला है यह है बोरिक एसिड की कहानी। कहा था यही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सुनना पड़ेगा, कंटेंट देने आया हूं, कंटेंट ही दूंगा बेटा, है ना। बातें तो बहुत ज्यादा नहीं करता ना करूंगा, बट हाँ काम काम की चीजें जो आप लोगों को टाइम टाइम पे मुझे लगेगी मैं बताऊंगा।
पर जब कंटेंट की बात आएगी तो सीरियसली सुनना है, नोट पेन, पेपर पेन, कॉपी पेन लेकर बैठो, ठीक है। नोट्स अच्छे बनाओ, सुंदर सुंदर बनाओ, सुंदर चीजें जब आप बनाते हो, सुंदर नोट्स बनाओगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलो बेटा, ये थी बोरिक एसिड की कहानी। तो ये एसिड के लिए एन फैक्टर हो गया, आपको जो जितने मैंने बताया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्या? HCl, H2SO4, H3PO3, H3PO4, H3PO2 और लास्ट में बोरिक एसिड, ये इतना पता रखो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, बेस के लिए क्या बोलोगे सर? जैसे एसिड के बारे में आपने कहा था कि एन फैक्टर फॉर एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ H+ आयन ट्रांसफर्ड। ऐसी बेस के लिए बोलोगे क्या? फॉर बेस एन फैक्टर इज व्हाट? नंबर ऑफ OH- आयंस ट्रांसफर्ड। ये आसान है ना। जैसे NaOH के बारे में बात करोगे, NaOH को पानी में डाल दो जल्दी से, तो ये बेटा ये एक OH- देगा तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर मैंने आप लोगों से बात की MgOH का होल ट्वाइस, तो बेटा इसको पानी में डालोगे जल्दी से तो ये आपको 2 दे देगा। बस इसकी कहानी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, इसलिए बेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, जितने आपको OH- देखें उतना आप दे दो। हाँ, एक चीज बताऊं, ये आर्हेनियस बेस की बात चल रही है। अगर आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस की बात करोगे तो कहानी में H+ आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, H+ आयन एक्सेप्टर। हाँ, वही तो होती है ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस में कहानी, ठीक है। चलो बेटा, और एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? ये तो था एसिड अलग से, बेस अलग से, पर अगर एसिड बेस रिएक्शन देखी जाए तो, हालांकि इन सब की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, है ना। मतलब आप लोग समझो ये मैं क्यों बता रहा हूं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में रिएक्शन वाले का कोई काम नहीं है, ज्यादा ज्यादा इनफेक्टर का बहुत थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बट आप कह रहे हो तो चलो लिख लेते हैं ना। एक कहानी बस एक एग्जांपल से बताऊंगा, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा बेटा H3PO4 की रिएक्शन करवा दी NaOH के साथ, तो आपने बनाया, मान लो ये बनाया आपने, भाई ऑब्वियस सी बात है एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, अब तुम बोलोगे गुरुजी H3PO4 के पास 3 H+ है और तीनों H+ दे सकता है, तो इसने तीनों H+ दे दिए तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ये मैक्सिमम होता है 3, बट क्या तीनों दे दिए? चेक तो कर लो, नहीं दिए ना, एक तो खुद ही ने रख लिया उसने जो नंबर ऑफ H+ आयन ट्रांसफर हुए हैं वो 2 ही हुए, तो एक्चुअली में इस रिएक्शन में एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा H3PO4 का। हाँ, ये कहानी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आई थिंक क्लियर है, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन वाले पार्ट में। अगर आपको ये देखना है तो इस चैप्टर इस वाले पार्ट को मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में समझाया हुआ है, आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, तो ये कहानी थी, एसिड की अलग से बता दी, बेस की अलग से बता दी, एसिड बेस रिएक्शन की मैंने आप लोगों को बता दी। रेडॉक्स रिएक्शन में है ना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, रेडॉक्स रिएक्शन की कहानी देखनी है तो रेडॉक्स चैप्टर में जाकर देख लीजिए। नाउ सॉल्ट के बारे में भी एक देख लेते हैं, केस नंबर 3, केस 3 है ना। सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैसे देखा जाता है? कुछ नहीं है, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर देखा जाता है ना, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईदर कैटायन और एनायन। मतलब गुरुजी जैसे एग्जांपल सुनना, NaCl सॉल्ट है, ब्रेक करोगे Na+Cl- और लिखा हुआ है और टोटल लिखा हुआ है, मतलब या तो कैटायन का टोटल चार्ज देख लो या एनायन का देख लो। तो टोटल कैटायन का +1 चार्ज है, एनायन का -1 है, ठीक है। तो मतलब आपको दोनों में से कोई भी एक, मतलब एक नंबर हो गया। तो NaCl का एन फैक्टर अगर कोई बोले आपको, बोलो 1 हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों के लिए, MgCl2 के लिए एन फैक्टर साफ साफ दिख रहा है, 2 है। कैसे है? Mg+2 है ना, Mg+2 और 2Cl, Cl-2 मत कर देना, 2Cl- है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है कैटायन पे? +2, एक एनायन पे -1 है, टोटल एनायन पे -2 चार्ज है, एन फैक्टर 2 आ जाएगा बेटा। कोई डाउट है क्या? नहीं। चलो नहीं है तो इस वाले को बता दो जल्दी से, Al2SO4 होल थ्राइस, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 2Al+3 लिखोगे, 3 सल्फेट आयन लिखोगे, टोटल कैटायन पे चार्ज है +6, टोटल नेगेटिव चार्ज है -6, हेंस एन फैक्टर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। चलो एक बढ़िया सी चीज आई है मेरे माइंड में, करना चाहते हो चेक अपने आप को? चलो चेक करो, एक काम करो, इन दो के लिए लिखना एन फैक्टर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, नाम है बेटा पोटाश अलम फटकड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक और लिख सकते हो KCl.MgCl2.6H2O, कार्नेलाइट होता है, ठीक है। KCl.MgCl2.6H2, इन दोनों के लिए, ये दोनों सॉल्ट हैं,
अगर ये दोनों सॉल्ट है, डबल सॉल्ट के एग्जांपल है, और इन दोनों सॉल्ट के लिए आप मुझे एन फैक्टर निकाल के दोगे। कहा था कंटेंट मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा एग्जांपल है। आप दोनों ही करके आओ बढ़िया आराम से, ठीक है। हाँ, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे आप लोगों को लेकर जाऊंगा। ये स्लाइड पॉज करो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से ये क्वेश्चन ये नोट कर लो और ये 2 क्वेश्चन आप लिख लेना, ठीक है। इजी दिख रहा है, इजी दिख रहा है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई, आपको तो कैटायन एनायन ढूंढना है ना, टोटल कैटायन ढूंढ लो, इसमें कैटायन ढूंढ लो और कैटायन पे चार्ज ढूंढ लो, इसमें एनायन ढूंढो और एनायन पे चार्ज ढूंढो, काम खत्म, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हम लोगों का एन फैक्टर निकालना आ गया। अब हमें एन फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। एन फैक्टर में हम लोग बहुत अच्छे से हो चुके हैं, क्लियर है। अब आप लोगों को आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा 1 सेकंड रखना, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात। आज का लेक्चर जो है मुझे लग रहा है टाइम, मैं एक्चुअली टाइम देख रहा था, है ना, और टाइम हो चुका है, ज्यादा हम नहीं खींचेंगे, 1-1 घंटे का ही रखते हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा भी बच्चा बोर हो जाता है और फिर चीजें डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। अनाउंसमेंट क्या है, जो हमारा चैनल है, जो उजास करियर इंस्टीट्यूट है, इस पर तो आपको मिलेगा कंटेंट, इसी पे मिलेगा, प्लस साथ में पैरेलल चैनल है जो आपको कंटेंट सब्जेक्ट वाला मिलेगा। जो लेक्चर्स मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, तो जो बच्चे जेई वाले हैं वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर आईआईटी उजास के नाम से। जो बच्चे मेडिकल वाले हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं नीट उजास के नाम से, ठीक है। सिमिलरली फॉर फाउंडेशन क्लास के लिए लिख सकते हो 8th उजास, सिमिलरली फॉर 9th उजास एंड 10th उजास। आप इन चैनल्स को देख लेना, वहां पर आपको रिलेटिवली कंटेंट मिलेगा पर्टिकुलर सब क्लास का। जो बच्चे 8th क्लास में, उनको 8th वाला कंटेंट वहां मिल रहा है, पूरी टीम आपको वही पढ़ाएगी। मतलब 8th वाली जो जितनी भी हमारे फैकल्टीज हैं वो सब वहीं आपको कंटेंट देंगे, अच्छे लेवल का कंटेंट मिलेगा। 9th वाले बच्चों को 9th का कंटेंट मिलेगा, फाउंडेशन की कंप्लीट तैयारी आपको उस चैनल पर, वीडियोस देखोगे आपको वहीं से हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली फॉर 10th क्लास और 11th 12th के लिए हम हैं, आपको चैनल बता दिया है, वहां जाइए, वहां पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए बच्चे, तो अभी लेक्चर को ज्यादा नहीं खींचते हैं, एंड करते हैं। वही सेम कहानी मैंने आपको कल भी बताई थी, एक दिल में एक राज है, या दिल में एक बहुत सारी बातें हैं जो कहना था मेरे को, और मैं कहने के लिए सोच रहा हूं, बहुत टाइम से नहीं कहा, कह देता हूं। थैंक यू, अ बिग थैंक यू। आप लोग पेशेंसली हमें सुनते हो, साथ में आप नोट्स बनाते हो, समझते हो, बहुत बड़ा थैंक यू। इसी तरह से लेक्चर्स को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।